आज बात करते हैं एक ऐसे कानून की जो लिखा तो गया था ब्रिटिश संसद में, लेकिन उसने एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर बदल दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। ये वो कानून था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के दबदबे को एक नई दिशा दी और भारत के भविष्य का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे महज एक कानून इतना ताकतवर हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ कागजों का एक पुलिंदा नहीं था, ये बदलाव का एक ऐसा औजार था जिसने भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जमीन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए आज इसी की परतें खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आखिर था क्या। अगर सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये ब्रिटिश संसद का पास किया हुआ एक कानून था और इसका मकसद कह सकते हैं दो तरफा था। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को फिर से तय करना, और दूसरा, भारत पर ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधिकार को और मजबूती से स्थापित करना। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। ये कैसे भारत को बदलने वाला एक कानून बना, इसने कंपनी की मोनोपोली को कैसे खत्म किया, समाज के लिए क्या नए नियम लाए गए, ब्रिटिश क्राउन के अधिकार को कैसे पक्का किया गया और आखिर में इस एक्ट की विरासत क्या रही। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों माना जाता है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं था, ये तो भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। इस एक्ट का जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि फौरी असर हुआ वो था आर्थिक। इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार यानी उसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया और इस एक कदम ने भारत के व्यापार में जैसे भूचाल ला दिया। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए जरा सोचिए। 1813 से पहले भारत के साथ व्यापार एक बंद दरवाजे जैसा था, जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, किसी और को इजाजत नहीं थी। लेकिन इस एक्ट ने उस दरवाजे का ताला हमेशा के लिए तोड़ दिया और उसे सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। ये एक जबरदस्त आर्थिक बदलाव था। लेकिन हाँ, यहाँ कहानी में एक छोटा सा पेंच था। कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। दो सबसे ज्यादा मुनाफे वाले धंधों पर कंपनी ने अपनी पकड़ बनाए रखी। एक था चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ होने वाला व्यापार। तो ये तो हुई व्यापार की बात। अब आर्थिक बदलावों से जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कानून ने भारतीय समाज और संस्कृति पर क्या असर डाला। इसने शिक्षा और धर्म, इन दो मामलों में कुछ ऐसे नियम बनाए जिनके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। इस एक्ट में एक ऐसी बात थी जो सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। इतिहास में पहली बार ब्रिटिश शासन ने भारतीयों की शिक्षा के लिए एक फंड तय किया और वो रकम थी सालाना 1 लाख रुपए। ये पहली दफा था कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी लेने की तरफ कोई ठोस कानूनी कदम उठाया था। और इस फंड का घोषित उद्देश्य क्या था? वो था भारतीयों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान और पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना। कह सकते हैं कि इसी एक नियम ने भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की पहली ईंट रखी। शिक्षा के साथ साथ धर्म के नीति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे आधिकारिक तौर पर खोल दिए। अब उन्हें यहां आकर बसने और अपने धर्म का प्रचार करने की खुली इजाजत मिल गई। कागज पर तो उनका मकसद नैतिक सुधार और उपयोगी ज्ञान फैलाना बताया गया था, लेकिन इस एक कदम ने भारत के सामाजिक ताने बाने पर बहुत गहरा असर डाला। चलिए अब इस एक्ट के राजनीतिक पहलू पर आते हैं, क्योंकि इस कानून ने यह पूरी तरह से साफ कर दिया कि भारत में असली पावर, असली सत्ता किसके हाथ में है। इस एक्ट ने एक बात बिल्कुल साफ साफ बिना किसी शक शुबे के कह दी कि भारत में कंपनी के कब्जे वाले सभी इलाकों पर आखिरी और सबसे बड़ा अधिकार ब्रिटिश क्राउन का है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक तरह से लंदन से कंपनी को एक सीधा संदेश था कि असली बॉस कौन है। तो हुआ ये कि कंपनी के शासन को अगले 20 सालों के लिए बढ़ा तो दिया गया, लेकिन अब यह पूरी तरह साफ था कि कंपनी क्राउन के अधीन, उसके नीचे काम कर रही है। मतलब कंपनी अब सिर्फ एक मैनेजर थी, मालिक नहीं। इसके अलावा कुछ और भी अहम वित्तीय नियम तय किए गए, जैसे कंपनी को भारत के रेवेन्यू से 10.5% का डिविडेंड लेने की इजाजत दी गई। साथ ही एक छोटा लेकिन जरूरी कदम यह भी उठाया गया कि स्थानीय सरकारी निकायों को कुछ लोगों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। तो इन सभी बदलावों का कुल मिलाकर मतलब क्या निकला? चलिए अब इस अधिनियम की सबसे स्थायी विरासत को देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इसने आज के भारत की शक्ल सूरत तय करने में क्या भूमिका निभाई।
अगर हम पूरी बात को समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। मोनोपोली के खत्म होने से भारत में एक नए आर्थिक दौर की शुरुआत हुई। शिक्षा के लिए रखे गए फंड ने आधुनिक एजुकेशन सिस्टम की नींव डाली और क्राउन की सत्ता की घोषणा ने भारत पर ब्रिटिश राजनीतिक शिकंजे को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुकते हैं, क्या 1813 का चार्टर एक्ट भारत पर नियंत्रण का एक और मजबूत औजार था, या फिर अनजाने में ही सही इसमें आने वाले आधुनिक भारत के कुछ बीज भी छिपे थे? इसका जवाब शायद हां और ना के बीच कहीं है, और यही इस कानून की वो जटिल विरासत है जिस पर आज भी बहस होती है।